हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग विद्युत रसायन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को पढ़े थे, जैसे सेल के विभव की गणना कैसे कहते हैं, सेल की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको निरूपित कैसे किया जाता है, अपचायक ऑक्सीकारक ये प्रवृत्ति जो होती है उनका जो शक्ति का क्रम आता है, इन सारी चीज़ों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है ये पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। और वो वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा ये आज आधारित रहेगा ननस्ट इक्वेशन, या इसी को हम लोग नस्ट इक्वेशन भी बोलते हैं। एन जो रहता है वो साइलेंट रहता है एक्चुअल में, हिंदी में तो बड़ा अच्छा सा नाम रहता है, ननस्ट है तो ननस्ट ही है। तो इसे पढ़ना है, पर इसे पढ़ने के लिए आपको पहले जो लेक्चर नंबर 2 है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब पिछला वीडियो, क्योंकि ननस्ट इक्वेशन की जो आधी चीज़ें हैं वो पहले ही आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। उसके आधार पे ही ये समझ लो थोड़ा सा ना अपडेटेड होकर मिलेगा। चलो सीधे आते हैं कि ये जो नस्ट इक्वेशन है ये ननस्ट इक्वेशन है जो कहना चाहें, हालांकि एन को हम लोग जनरली साइलेंट रखते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति करने के लिए हम लोग सामान्यतः ऊष्मागतिकी के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। आपने ऊष्मागतिकी में गिब्स फ्री एनर्जी मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा का नाम तो सुना ही होगा। उसका अगर आपको इक्वेशन याद आ रहा होगा तो वो था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू सी। यहाँ क्यू सी क्या होता है? रेट क्यूशेंट। क्या कहलाता है? रेट क्यूशेंट। जो डेल्टा जी है ना, ये किसी भी सांद्रता और ताप पर मान्य है। किसी भी सांद्रता और ताप पर क्या रहेगा? मान्य है ये। ठीक, पर ये जो डेल्टा जी नॉट है, डेल्टा जी नॉट आप सबको पता है केवल कहाँ के लिए परिभाषित है? तो मानक अवस्था में। और मानक अवस्था का मतलब ही आप लोग समझ गए कि भैया टेम्परेचर कितना लेना है? 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना लेना है? 1 atm। बातें क्लियर है? ठीक। आर आप सबको पता है, आर क्या होता है भैया? गैस नियतांक, जिसकी वैल्यू भी हम लोग को पता होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर तो टी है। और क्यूसी एक्चुअल में क्या होता है? तो आप सबको पता है कि अगर एक रिएक्शन है A प्लस बी से मेरा बन रहा है C प्लस डी, तो क्यूसी वास्तव में क्या आता है? क्यूसी बिल्कुल केसी की तरह होता था। ठीक है, मतलब उत्पादों का सांद्रण डिवाइडेड बाई अभिकारकों का सांद्रण, मतलब मैं इसको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मान लेता हूं। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं अभी। चलिए, आपने एक और पिछले क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था। क्या फॉर्मूला कराया था? कि जो डेल्टा जी नॉट है वो आया था माइनस ऑफ एन एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल। आपको याद आया? ठीक, ये हमने डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला पढ़ा था। सिमिलरली अगर डेल्टा जी नॉट इतना है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ इंटू ई ऑफ सेल। यहाँ डेल्टा जी है तो ई ऑफ सेल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में था, इसलिए हम लोग इसको भी क्या लेते थे? मानक अवस्था में कंसिडर करते थे। एक काम करता हूँ, इन दोनों वैल्यू को यहाँ ला के भर देता हूँ। तो मैं डेल्टा जी की जगह पे क्या रखा? माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू डेल्टा जी नॉट की जगह पे क्या रखाएगा? माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की मान को कैसे निकाला जाता है ये हमने आखिरी लेक्चर में पढ़ रखा है। ठीक, बहुत आसान सी चीज़ें थी। उसमें भी मैंने आपको बोला था किताबी फॉर्मूलों को मत यूज़ करना ना, कैथोड माइनस एनोड, एनोड माइनस कैथोड मत लगाना। जो चीज़ें मैंने सिखाई थी आपको उसी के थ्रू जाना है। यहाँ पर आप रखिए तो ये हो गया 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू सी। ठीक, एक काम कीजिए, ये सारे जो पद है ना इन सबको माइनस एन एफ से डिवाइड कर दीजिए। तो जब मैं माइनस एन एफ से सबको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? ई सेल। केवल क्या मिलेगा? ई सेल इक्वल टू, यहाँ भी माइनस एन एफ हट जाएगा, हमें केवल मिलेगा यहाँ पर ई नॉट सेल। अच्छा, ये प्लस के डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो गया माइनस, और यहाँ पर आ गया 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ। माइनस कहाँ से आया बच्चों? क्योंकि मैं माइनस एन एफ से भाग दिया था तो वो प्लस को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और लॉग में क्या आ रहा है? क्यू सी। अभी लॉग का जो बेस चल रहा है वो किस पे चल रहा है? 10 पे चल रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि सामने 2.303 का गुणा है ना। ठीक, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा,
आर का मान आप सबको पता होता है कितना होता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी जो है बच्चों, टी है ताप का मान, और टेम्परेचर आप सबको पता है कितना लेना है स्टैंडर्ड कंडीशन में, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। सिंपल। और यहां पर आप लोग जो F ले रहे हैं, F होता है 1 फैराड का मान, और 1 फैराड का जो आवेश का मान होता है वो आपने पिछले क्लास में पढ़ा है 96,500 कूलम आता है। तो जब मैं इन सारे मानों को यहाँ रखूंगा ना, R का मान, T का मान, F का मान, N तो परिवर्तनशील रहेगा, वो तो अभिक्रिया पर निर्भर करेगा कि किस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जब आप लोग पूरा सॉल्व करोगे तो इस बार जो आपका ई सेल का फॉर्मूला आएगा वो एक्चुअल में आएगा ई नॉट सेल माइनस, इस पूरे की वैल्यू को रखने पर ये सारे जब मानों को आप लोग यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे ना, तब यह आता है 0.0591 अपॉन n log ऑफ QC। ये बना आपका नस्ट इक्वेशन का एक फाइनल रिजल्ट, जिसको मैं अलग कलर के मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस डाटा को आपको याद रखना है। क्या है? ई सेल मतलब सेल का जो विद्युत विभव है या विद्युत वाहक बल है, ठीक है, पोटेंशियल बोल सकते हो, विभव का जो मान आएगा पूरे सेल का किसी भी अवस्था में ना, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी सांद्रता पर, वो उसके मानक अवस्था में जो उसके विभव का मान आएगा माइनस होता है 0.591 अपॉन n इंटू लॉग QC। और QC क्या है तो आप सबको पता है, उत्पाद का सांद्रण और अभिकारकों के जो सांद्रण हो या सक्रिय द्रव्यमान हो उनका क्या है, अनुपात है। तो चलिए ये सारी चीज़ों को आप नोट कीजिए। सवाल जब हम लगाएंगे ना तो चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर होंगी। आपको सवाल लगाते समय ये चीज़, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए। सवाल कैसे बनते हैं उस पर हम आएंगे। और एक और चीज़, इसके सवाल कभी भी जब पूछे जाएंगे ना तो बड़े मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, क्योंकि बड़ा सा फॉर्मूला है, खूब सारी चीज़ें इसमें निकालनी पड़ेंगी। पर मैं आपको पहले तो आप लोग सही बनाना सीखिए, फिर मैं आपको ये सारे सवाल ना विदिन 10 सेकेंड 10 सेकेंड में कैसे बना देना है उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें आराम से सिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम बनाना तो सीखें। चलिए इसको नोट कीजिए बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, एक छोटा सा सवाल मैंने आपके सामने लिखा है। क्या कह रहा है कि एक आपको रासायनिक सेल का जो पद होता है वो जिस प्रकार से निरूपित करते हैं उस प्रति निरूपण में दिया हुआ है कि Zn सॉलिड है से Zn+2 एक्वस बना रहा है, उस समय उसका सांद्रण कितना है तो 0.1 मोलर। बीच में लग गया सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज के लगते ही आप समझ पाते हैं कि उसका बायां वाला हिस्सा क्या है, एनोड है, और दायां वाला हिस्सा क्या है, कैथोड है। ये बातें तो हम लोग तुरंत पकड़ पाए ना सॉल्ट ब्रिज मिलते ही कि ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया, कैथोड। हिंदी में भी यही बोलते हैं। आपको ये एक सेल का रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिया है और डाटा दिया है कि मानक अवस्था में जो अर्ध सेल है ना उनके विभव का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप नस्ट इक्वेशन लगाएंगे उसको लगाने से पहले आपको एक काम हर सवाल में करना है, और वो काम है पहले आप सेल का केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो जब आप सेल का केमिकल रिएक्शन लिखेंगे बच्चों तो आप समझ पा रहे हैं कि अभी हम लोग कहाँ हैं, एनोड पे। एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है आप सबको पता है, ऑक्सीकरण होती है। तो जब ऑक्सीकरण होती है तो यहाँ से आप सीधे समझ पाएंगे कि Zn से क्या बनने वाला है, Zn+2, और कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, 2। ये बन गया हमारा मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। सिंपल सी बात है। सिमिलरली अब जब मैं कैथोड पे जाऊंगा तो कैथोड पे हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन होती है, रिडक्शन अभिक्रिया होती है, ठीक। और इस अपचयन अभिक्रिया में आप देख पा रहे हैं कि Ag+ से क्या बन रहा है, आपका Ag बन रहा है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है, Ag बनाया है। ये इक्वेशन नंबर बन गया 2। हमको संपूर्ण सेल का लेना है ना, ऑक्सीकरण अपचयन ये तो अर्ध सेलों के होते हैं। अगर संपूर्ण सेल का लेना है, अगर मुझे बात संपूर्ण सेल की जाएगी तो संपूर्ण सेल के लिए आप सबको पता है कंप्लीट रेडॉक्स लेना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को मिलाकर संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया बनानी पड़ेगी, और वो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। संतुलित होने का अर्थ यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉन के पद नहीं दिखने चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों समीकरणों को देखना, उसका लघुत्तम निकालना, एलसीएम निकालना। तो भैया 2 और 1 का एलसीएम भी कितना आएगा, 2 आएगा।
अब सबको दो दो इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, इसका मतलब आप समझ गए कि इक्वेशन 1 में दो इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रॉन बनाना है, इसका मतलब एक से गुणा कराना था। वैसे ही जो समीकरण 2 है इसमें हमको इस एक इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रॉन बनाना था, क्योंकि लघुत्तम 2 आया था ना, एलसीएम 2 आया था, तो यहाँ आप 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे और दोनों को लाके जोड़ देंगे, सीधी सी बात है। तो आप क्या किए, आप समीकरण 1 में ना 1 का गुणा कराएं, तो भैया ये जैसा था वैसा ही दिखेगा, सीधी सी बात है। समीकरण 2 में अभी देखो, अभी आप लोग बनाना सीख रहे हैं, तो बड़ा बनेगा, आपको चीज़ों को टैकल करना है, धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे। हर बार थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में मैं चेंजेस भी लाऊंगा ताकि आप हर एक वेराइटी को अपने अंदर समाहित कर सकें, और उसके बाद देखिएगा 10 सेकेंड में ये सारे सवाल को उड़ा कैसे देंगे हम लोग। दूसरा काम क्या करना था, इक्वेशन 2 में 2 का गुणा कराना था, मतलब आप समझ गए, ये हो गया 2 टाइम्स Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन में 2 का गुणा हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन रहा है 2Ag, सिंपल। इससे हमको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो यहाँ सीधे सीधे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि Zn प्लस 2 टाइम्स Ag प्लस आया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये लेफ्ट साइड वाला हिस्सा हो गया। राइट साइड में मुझे क्या मिल रहा है, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Ag, यहाँ क्या मिला 2Ag। लेफ्ट में लेफ्ट वाली चीज़ों को, राइट में राइट वाली चीज़ों को जब जोड़ा गया तो आप देखेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमें जो सेल की कंप्लीट अभिक्रिया आ गई वो हमें कितनी मिल चुकी है, तो वो हमें ये मिली प्लस 2Ag। आया समझ में सबके, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, ननस्ट इक्वेशन लगाने के लिए आप सबको पता है कि आपको QC का मान लाना पड़ता है, ठीक है। सवाल में आपको कुछ डाटा दिया हुआ था, सवाल में आपको डाटा दिया हुआ था कि ये जो Zn प्लस 2 आयन है, इसका सांद्रण या इसका सक्रिय द्रव्यमान का मान दिया था 0.1 मोलर, मतलब कि 10⁻1 मोलर। आसान सवाल में दिया हुआ है ना यहाँ पर, वो हमेशा सवाल में आपको देगा। और वैसे ही Ag प्लस आयन जो है एक्वस फॉर्म में, इसका सांद्रण आपको दिया हुआ है 10⁻3 मोलर। अब कोई बच्चा ये सवाल कर सकता है कि सर Zn जो सॉलिड फॉर्म में है या जो सिल्वर सॉलिड फॉर्म में है, इसका सांद्रण नहीं दिया। तो इसका सांद्रण इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप सबको क्लास 11 से ये बात पता होती है कि जो ठोस होते हैं उनका जो सक्रिय द्रव्यमान या जो सांद्रण लिया जाता है वो 1 लिया जाता है। वो क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब आप एक काम कीजिए, आप QC लाने चलिए, पहले ला देते हैं QC को ताकि हम डायरेक्टली सवाल में उसको यूज करें। तो QC जब ला रहे हैं तो आप इस अभिक्रिया को ध्यान दीजिएगा ना, इस अभिक्रिया को आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, मतलब Zn प्लस 2 का कंसंट्रेशन बगल में किसका, Ag का। Ag की पावर में क्या लगाना पड़ेगा 2, क्योंकि इसका स्टाइकियोमेट्री की, इसका जो रस समीकरण मिति अनुपात है वो कितना है, 2 है। तो जो भी इसके सामने रहता है वो उसकी घात बनता है, डिवाइडेड बाई, इधर आ जाइए, इधर कौन हो जाएगा Zn, और बगल में फिर से क्या आ जाएगा Ag प्लस, इसकी भी पावर में कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा 2, क्योंकि सामने क्या है 2 है। मैंने अभी अभी आपको बोला कि जो ठोस होते हैं उसका सांद्रण कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है, मतलब Ag का सांद्रण, ये सॉलिड है ये भी सॉलिड है, तो इन दोनों का सांद्रण 1 लोगे, 1 का किसी संख्या से गुणा कराने से कोई फर्क पड़ेगा, तो ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ से आपको QC का मान सीधे सीधे मिला है Zn प्लस 2 का सांद्रण डिवाइडेड बाई Ag का प्लस का सांद्रण का क्या करना, घात 2 करना। यहाँ तक की चीज़ें अभी तक हम लोग चीज़ों को बस फाइंड आउट कर रहे हैं, अब हम इसको सवाल में यूज़ करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इधर का आप लोग नोट कर लीजिए, या पूरा ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इधर का हटा रहा हूँ ना, ठीक, या वीडियो को रोक के आप नोट भी कर सकते थे। चलिए अब मैं इसको हटाया बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप, सारी चीज़ें अब आपके सामने मौजूद हैं। QC का मान आपने ला रखा है, ननस्ट इक्वेशन लगाइए, क्योंकि इस सवाल में आपसे ई सेल की गणना करने बोला गया था। सवाल में क्या पूछा गया था, ई सेल का मान बताओ। तो ध्यान से समझो, हमने अभी तो ननस्ट इक्वेशन में पढ़ा है, ई सेल इक्वल टू क्या होता था, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ QC, ठीक, रखते जाइए वैल्यू को। अच्छा, ई नॉट सेल तो पहले हम लोग को लाना पड़ेगा इसी में। चलिए यहाँ से हम लोग फिर से सवाल को थोड़ा मोल्ड कर रहे हैं। QC ला लिए, ई नॉट सेल चाहिए। ई नॉट सेल आप लोग हमेशा कैसे लाते हो, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण का मानक अवस्था में विभव,
और ई नॉट ऑफ रिडक्शन मतलब अपचयन का मानक अवस्था में विभव। ठीक, इस रासायनिक अभिक्रिया को आप देख पा रहे हैं, Zn से Zn+2 बन रहा है, मतलब Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और Ag+ से Ag बन रहा है, मतलब Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। बात समझिएगा। आपको क्या दिया है, आपको Zn+2 से Zn दिया, ये अपचयन विभव है, ये क्या है, अपचयन विभव। मुझे वास्तव में क्या चाहिए, Zn का ऑक्सीकरण, मतलब मुझे Zn से Zn+2 जाना था, पर मान क्या दिया है, Zn+2 से Zn। तो मैंने पिछले क्लास में ये बोला था कि इनके मान बराबर होते हैं, बस सिंबल बदल दिए जाते हैं, तो बदल गया सिंबल। ठीक, -0.76 Zn+2 से Zn जाने के समय था, हमको Zn से Zn+2 जाना है, तो सामने का सिंबल चेंज कर दिया, माइनस को क्या बना दिया, प्लस, बीच में आया प्लस का सिंबल। रिडक्शन करना था, रिडक्शन कौन कर रहा है, सिल्वर कर रहा है, कहां से कहां जा रहा है, Ag+ से Ag में जा रहा है। ये जो मान दिया है वो भी आप देख पा रहे हैं, Ag+ से Ag का ही तो मान है, मतलब इसमें कुछ चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, वो जैसा है उसको आप वैसा लिखिए, तो ये 0.80। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से E0 सेल का मान प्राप्त हुआ, और वो कितना प्राप्त हुआ, इसको जोड़िएगा तो 1.56 वोल्ट प्राप्त होगा। तो आप यहाँ से साफ साफ देख पा रहे हैं कि आपको E0 सेल मिल चुका है, आपको QC का मान मिल चुका है। अब आपको सीधे सीधे ननस्ट इक्वेशन यूज करना है, ठीक है, उस फॉर्मूले में चीज़ों को लाके सेट करना है। तो चलिए, ये रहा मेरा ननस्ट इक्वेशन, इसमें मैं इन चीज़ों को लाके सेट करूंगा। इससे पहले कि मैं इधर की चीज़ों को हटाऊं, आप ना n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू हमेशा रासायनिक समीकरण से मिलेगी, जो सेल की रासायनिक समीकरण आया रहेगी ना, वहीं से n का मान मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो आपने किसी एक साइड के, किसी चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, आप उसके आवेशों की संख्या गिन दीजिए। तो यहाँ देखिए, इस पे क्या आवेश है, तो 0, यहाँ क्या आवेश है, +1, ऐसे कितने हैं, तो भैया 2 हैं, तो +1 × 2, n की वैल्यू सीधे कितनी आ गई, 2 आ गई, बात खत्म। इधर भी देखोगे तो इधर भी आवेश कितना है, 2 है, इधर भी 2, उधर भी 2, एलसीएम भी लेता तो भी कितना आता, 2 ही आता। तो आप बैलेंस्ड सेल इक्वेशन में ना किसी एक साइड के कुल धनावेशों की संख्या गिन देना, वही आप लोगों का क्या रहेगा, n रहेगा, कहानी खत्म। अब डायरेक्ट आइए, आपको n का मान भी चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उस साइड मिटाऊंगा, और ये QC के मान को थोड़ा दिमाग में रखना ना। अब मैं सीधे यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी लग रहा है कि ये बड़ा बड़ा बन रहा है, ठीक है, बनने दो ना, 10 सेकंड में कैसे उड़ाऊंगा अभी देखते रहना, उसके लिए थोड़ा वेट कर लो, पहले सीखो, क्योंकि हर चीज़ का ना, जब आप किसी भी चीज़ को सीखने जाते हैं वो 2 चरण में होता है। पहला हम उसके बारे में सही जाने, और दूसरा हम उसके बारे में तेज जाने। मतलब सही बनाना पहली अपॉर्चुनिटी है, और फिर तेज बनाना, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे तो उसमें टाइम लिमिट रहती है, कम समय में आपको सही बना के आना है। तो दोनों जब हमारे कंट्रोल में होता है ना, तब सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक, रखिए ननस्ट इक्वेशन में भाई, ई सेल का मान हमको लाना था, बहुत बढ़िया। E0 सेल का मान मैंने ला लिया है, कितना, 1.56 वोल्ट, -0.0591 डिवाइडेड बाई n का मान प्यारे बच्चों अभी अभी हमको मिला था 2, लॉग में QC मतलब क्या, Zn+2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Ag+1 के कंसंट्रेशन का पावर में क्या डालना है, 2 डालना है। तो यहां से जब आप चीजों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.56 माइनस 0.0591/2 लॉग Zn+2 का कंसंट्रेशन बच्चों ये दिया हुआ था ना, कितना, 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई Ag+ का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 10⁻3। अभी मैंने सवाल के बीच में भी इसको आप लोग को प्रदर्शित किया था। ये Ag+ का कंसंट्रेशन है 10⁻3, उसकी घात में क्या लगाना है, 2 लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि अभी हमने जब रासायनिक समीकरण लाया था तब Ag के सामने 2 मोल आया था। ठीक, अब आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए, तो ये 1.56 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, ये है 10⁻1 और नीचे आया 10⁻6। वो 10⁻6 जब ऊपर जाएगा ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, धन 6 हो जाएगा। मतलब आप जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तब आप ये पाएंगे 0.0591/2 लॉग 10 की घात कितना आया, 5 आया। और आपको पता है लॉग का बेस क्या चल रहा है, 10। लॉग में जो घात होती है वो कहाँ आ जाती है, सामने आ जाती है।
तो सीधे सीधे आप यहाँ से पाएंगे ये हो गया 1.56 माइनस, एक छोटा सा हम लोग यूज़ करेंगे कि ये जो 0.059 है, क्या मैं इसको 0.06 नाम दूं, डिवाइडेड बाई कितना 2, और यहाँ से कौन कूद के सामने आ गया 5, लॉग में क्या बचा 10, लॉग 10 का मान सदैव कितना होता है 1 होता है। बात समझ में आई? तो इसको तो हम लोग 1 ही मान लेते हैं, हटा देते हैं इसको 1 मान के, log 10 को 1 मान लिए। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा 0.03। चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक, कि भैया यहाँ पर जो मेरा ई सेल का मान अब आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.56 माइनस 0.03 इंटू 5। अप्रॉक्स में आंसर ले लेना, एग्जैक्ट नहीं आने वाला आप, क्योंकि वैसे भी डेसिमल लगाया तो आपको एग्जैक्ट लाना भी नहीं है। तो ये हो गया 1.56 माइनस 0.15, सॉल्व करेंगे तो 1.41 वोल्ट आप लोग का क्या आ गया, ई सेल का मान आ गया, और यही आप लोग का आंसर है। तो आपसे पूछा गया था कि ई सेल का मान कितना आएगा, 1.41 या 1.42 वोल्ट के आसपास का आंसर आएगा। तो चीज़ें बहुत आसान है नेक्स्ट में, बस अभी आपको चीज़ें क्या लग रही होंगी कि बहुत लेंदी हुई हैं, बहुत बड़ी बनी हैं, पर सवाल प्रैक्टिस करते रहते हैं, चीज़ें अपने आप सही होते जाएंगी, और फिर लास्ट में तो 10 सेकंड में बनाना है, याद रखिए। चलिए इसको आप लोग बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक और वैसा ही सवाल, पर इस बार सवाल में क्या बोल रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया आपको दी हुई है, मतलब इस बार अच्छी बात ये है ना कि हमको अभिक्रिया दी हुई है। पहले वाले सवाल में क्या करना पड़ता था कि आपको सेल के फॉर्म में निरूपित करता था और आपको रासायनिक अभिक्रिया खुद से बनानी पड़ती थी। तो सवाल किसी भी प्रकार के आएंगे, कई बार अभिक्रिया के पद में नहीं देगा, कई बार अभिक्रिया के पद में देगा। अभिक्रिया के पद में दे दे तो बहुत अच्छी बात है यार, एक काम कम करना पड़ेगा हमें, थोड़ा समय बचेगा। चलिए देखिएगा, तो ये आपको अभिक्रिया दी हुई है, और उस अभिक्रिया में ना Zn आयन का जो सांद्रण है वो कितना दिया है 2 मोलर। सिमिलरली कॉपर आयन का जो सांद्रण है वो भी कितना दिया है 0.5 मोलर, मतलब उनका सांद्रता का मान भी दे दिया। साथ ही साथ Zn का अपचयन विभव, यहाँ अपचयन विभव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि धनावेशों की संख्या जब घटती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अपचयन विभव का मान दिया है -0.76 वोल्ट। वैसे ही कॉपर के भी अपचयन विभव और रिडक्शन पोटेंशियल का मान दिया है +0.34 वोल्ट। आपसे बोल रहे हैं ई सेल लाइए। ई सेल लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ई सेल लाने के लिए हमको नर्नस्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा। पर नर्नस्ट इक्वेशन आप डायरेक्ट मत लगाओ बच्चों, आप उसको लगाने से पहले 2 चीजें हमेशा ला लो, और वो 2 चीजें हैं, पहला ई नॉट सेल, ये ई सेल है और ये ई नॉट सेल है। ये किसी भी अवस्था में परिभाषित है, ये केवल मानक अवस्था पर ही परिभाषित है, ठीक। तो ई नॉट सेल क्या होता है, तो हमने तो स्टार्टिंग से पढ़ा है, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण का विभव प्लस अपचयन का विभव। चलिए देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो आप Zn से Zn+2 जा रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। Cu+2 से Cu जा रहे हैं, धनावेशों की संख्या घट रही है, मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। बात समझ में आया? तो जब ऑक्सीकरण करना है तो हमको Zn वाले को लेना है, और कहाँ से कहाँ जाना है, तो Zn से Zn+2 जाना है। प्लस अपचयन के केस में मुझे किसको लेना है, कॉपर को, और वो कहाँ से कहाँ जाएगा, Cu+2 से कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों, Cu तक जाएगा। अब आप देखिए सवाल में जो डाटा दिया था, सवाल में डाटा दिया है Zn+2 से Zn जाने का, और मुझे जाना है Zn से Zn+2। तो करेंगे क्या, इसके सामने का सिंबल बस चेंज कर देंगे। इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना, हमेशा ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन करना। आपको किसकी जरूरत है आप उसको देखना, और आपको क्या दिया गया है आप उसके साथ जो आपकी जरूरत की चीज है उसका सिंबल चेंज करना या मत करना, ऐसा डिसीजन लेना। आसान है ये चीजें। प्लस कभी नहीं फंसोगे ना, ऐसा अगर पढ़ोगे तो कभी नहीं फंसोगे कि फॉर्मूला नहीं रटेंगे किताब का, कैथोड माइनस एनोड। अरे एक सवाल छूट गया था मेरे से, बता रहा हूँ ना, दुख है मुझे। Cu+2 से Cu का जाना है, और हमें भी क्या चाहिए, Cu+2 से Cu। तो इसको जैसा है वैसा ही आप सीधे सीधे यूज कर लो। तो प्यारे साथियों, आपको यहाँ पर ई नॉट सेल के मान, मतलब मानक अवस्था में सेल के विभव का मान मिल गया। इसको जोड़िए, 6 4 10, 7 3 10 और 1 क्या होता है 11, तो 1.10 वोल्ट आया क्या आपका, ई नॉट सेल। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ई सेल,
ठीक, यहाँ तक की चीज़ें नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ई सेल एक्चुअल में नॉनेस्ट इक्वेशन याद आया, वो क्या होता था, ई नॉट सेल माइनस 0.591 सॉरी 0.0591 लॉग ऑफ QC। सिंपल। तो यहां रखते जाइए डाटा को। ई सेल लाना है, ई नॉट सेल तो हमने ला के रख दिया 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन के लिए मैंने बोला था रासायनिक समीकरण को देखना पड़ेगा। इधर कितने आवेश हैं, कुल आवेश 2, और इधर भी कुल आवेश कितने हैं 2, तो एन का मान भी कितना आ गया 2। हमेशा एन का मान रासायनिक समीकरण से ही मिलेगा, इसीलिए रासायनिक समीकरण को या संतुलित समीकरण को बनाना अनिवार्य है। ठीक, लॉग ऑफ QC हमेशा कैसे आता है, उत्पादों का सांद्रण डिवाइडेड बाई अभिकारकों का सांद्रण। उत्पाद में आप किसको लेंगे, केवल Zn+2 को लेंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, खाली Zn+2 को क्यों लेंगे, उत्पाद में कॉपर भी तो है। तो प्यारे बच्चों, ये कॉपर कौन से अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, और किसी भी ठोस की सांद्रता हमेशा 1 ली जाती है। तो इसके बगल में 1 का गुणा करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए आप केवल ना उत्पाद के आयन और अभिकारकों के आयनों का ही लेना, क्योंकि जो बाकी रहते हैं वो इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड हमेशा ठोस अवस्था में रहेंगे और उनका सांद्रण हमेशा 1 ही लिया जाएगा डिवाइडेड बाई। नीचे अभिकारक में आयन कौन आया, Cu+2। इनके सामने भी 1 मोल था, इसके सामने भी 1 मोल था, इसलिए इनके घात में क्या आएगा 1 लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं। अब सीधे सवाल लगाते हैं। तो 1.10 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ Zn+2 का सांद्रण मुझे सवाल में दिया था, कितना दिया था 2 मोलर, डिवाइडेड बाई Cu+2 का सांद्रण चाहिए, वो भी दिया हुआ है 0.5। आप ध्यान देंगे तो ये हो गया 1.10, इसको मैं 0.06 लिख दे रहा हूं ना, थोड़ा आसान बनाने के लिए, नहीं तो ये लंबा लंबा हम 3 डिजिट तक जरूरत ही नहीं है ना, अप्रॉक्स आंसर ले लेंगे। लॉग ये 2 है, और प्यारे बच्चे 0.5 को मैं 1/2 लिखूंगा, ये 2 पलटी मार के ऊपर जाके यहां पर केवल क्या बना देगा 4। आया समझ में? तो ये हो गया 1.10 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 4 को आप लोग 2 की पावर 2 लिखोगे, और 2 की पावर 2 लिखोगे, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, तो log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.6020। सॉल्व कर लीजिए आप सीधे सीधे, ये 2 से इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 0.3010 में चले जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 1.10 माइनस 0.06 इंटू, इतना लंबा ना लेके मैं केवल 0.30 ही ले लेता हूँ ना, ये 0.3 बस ले लेता हूँ कि ये 0.30 तो 0.3 तो है, और क्या है, तो 1.10 माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप 0.18 पाएंगे। यहाँ से आप लोग सिंपली इसको माइनस कर दीजिए, आपको ई सेल का मान मिल जाने वाला है। चलिए प्यारे बच्चों, एक और सवाल हमारे सामने आ चुका है। प्यारा सा सवाल है, इसमें बहुत कुछ फिर से सीखने मिलने वाला है। क्या क्या कह रहा है इस सवाल में कि आपको ना इस बार फिर से सेल के फॉर्म में निरूपित कर दिया गया है, और आपको ये डाटा दिया हुआ है उनके विभव का मान, और निम्न की गणना करने बोला, जिसमें सेल का रासायनिक समीकरण पूछा गया है, ई नॉट सेल का मान पूछा गया है, और ई सेल का मान पूछा गया है। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सिंपली हम बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग को सेल का रासायनिक समीकरण पहले लिखना है, तो आप यहाँ सीधे सीधे ध्यान देना। आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं, उसके थ्रू आप लोग आराम से बनाना कि कभी भी सेल का रासायनिक समीकरण लेना है ना, तो आप हमेशा समीकरण 1 समीकरण 2 बना रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉनों को संतुलित कर रहे हैं, और उसके बाद आप लोग संपूर्ण संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को लिख रहे हैं। आप एक लाइन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि आपको पता है ये है लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज, इसके लेफ्ट की चीज क्या होती है, हमेशा एनोड होती है, और एनोड का क्या होता है ऑक्सीकरण, मतलब Al से हमेशा क्या बनेगा Al+3 बनेगा। ये है राइट की चीज, राइट की चीज हमेशा कैथोड होती है, और कैथोड का होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब आप समझ पाए कि Na+2 से क्या बनेगा Na, धनावेशों की संख्या घटेगी, यहाँ धनावेशों की संख्या बढ़ेगी। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको n का मान लाना है। किसका मान लाना है, n का मान। आपको n का मान लाना है, जब यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ +3 चार्ज है ना, तो दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम, सीधे n का मान कितना मिल गया 6। अब इस n के मान के आ जाने के कारण आपको इनके सामने के मोल भी मिल जाएंगे,
क्योंकि मैंने आपको हमेशा ही कहा है n क्या है, n है आवेशों की संख्या। लेफ्ट में जितना आवेश आएगा राइट में भी उतना ही आवेश आना चाहिए। मतलब कि अगर कुल आवेश मेरा 6 आ रहा है तो लेफ्ट में भी 6 आवेश आना चाहिए। यहाँ है कितना आवेश, 2 है तो 3 का गुणा कराऊंगा, हो गया ना 6 आवेश, 6 धन आवेश। n का मान पहले ही ला चुका था लघुत्तम करके। यहाँ देखिए यहाँ टोटल कितना आवेश है, 3 आवेश है, इसको करना 6 है, इसलिए इसके सामने किसका गुणा कर दिया, 2 का। अब प्यारे बच्चों आप सीधे सीधे समझ गए, एल्यूमिनियम के सामने अगर 2 लगाया तो ये वाले एल्यूमिनियम के सामने भी 2 लगेगा। इस निकिल आयन के सामने 3 लगाया तो यहाँ के निकिल के सामने भी क्या लगेगा, 3। हो गया केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड एक सिंगल लाइन में। आसान थी ये चीजें। आप आवेश देखिएगा, अगर अलग अलग आवेश है लघुत्तम लेना, एलसीएम लेना और उसके हिसाब से चीजों को बैलेंस करना स्टार्ट कर देना, सेकंडों में चीजें बनेंगी। एन का मान आ चुका है आपके पास, आपको चाहिए ई नॉट सेल, आपको चाहिए ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम का हो रहा है। 0 आवेश से +3 का है ना, तो ये ऑक्सीकरण कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है। सिमिलरली Na+2 से Na गया, ये क्या कर रहा है, ये अपचयन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो सीधे सीधे बात है, ई नॉट सेल ऑक्सीकरण प्लस अपचयन होता है। मतलब एल्यूमिनियम से आपको Al+3 जाना था प्लस ई नॉट ऑफ Na+2 से Na जाना था। अब सवाल में आ जाओ, सवाल में ध्यान से देखना डाटा। यहाँ जो डाटा दिया है ये एल्यूमिनियम+3 से एल्यूमिनियम जाने का है, मतलब ये अपचयन विभव का मान दिया है और आपको ऑक्सीकरण विभव का मान चाहिए। तो आप तो जानते हैं कि ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव के मान बराबर होते हैं, बस इनके सामने का सिंबल अलग होता है। तो ये जो -1.66 वोल्ट है ये +3 से Al जाने का था, हमको एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम+3 चाहिए, मतलब सामने का सिंबल आपने पलट दिया, उसको प्लस करके लिया, बीच में फिर से पॉजिटिव। यहाँ Na2+ से Na जाना है, मतलब निकिल का अपचयन विभव चाहिए। और सवाल में भी क्या दिया है, निकिल का अपचयन विभव, मतलब जो दिया है उसको आप सीधे सीधे लीजिए। -0.25 दिया था तो मैंने -0.25 करके ही लिया। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको ई नॉट सेल का मान मिल चुका है। पहला काम आपने सेल का रासायनिक समीकरण ला लिया, ये पहला काम हो गया था, वहाँ से n का मान मिलता है रासायनिक समीकरण से। दूसरा काम था आपका ई नॉट सेल लाना, उसके लिए आप लोग आगे बढ़े थे और मुझे लगता है अब तो आपको आराम से मिल गया 1.66। ये प्लस माइनस क्या हो गया, -0.25। सॉल्व कीजिए इसको तो ये हो गया 1.4, तो दिस इज 1.41 इलेक्ट्रॉन या वोल्ट, ये मेरा ई नॉट सेल आ गया। आसानी से बनते जा रहा है। तीसरा काम हमको करना था, वो क्या करना है भैया, ई सेल। और ई सेल निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नर्नस्ट इक्वेशन का। तो आप लगाइए ना यहाँ पे नर्नस्ट इक्वेशन, ये हो गया ई नॉट सेल -0.591 अपॉन n log ऑफ QC। QC क्या है तो आप सबको पता है, सारा डाटा बस आप लोग रखते जाइए। n का मान भी आपने ला लिया था ना, कितना लाए थे, 6 लाए थे, रखिए log। QC क्या होता है, उत्पाद में जो आयन आए हैं ना, तो उत्पाद में क्या आयन आया है, Al+3। पर ध्यान से देखो, ये Al+3 के सामने कितना है भैया, 2 है, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। और अभी क्योंकि निकिल तो सॉलिड है, इसका सांद्रण कितना होगा, 1। छोड़ दो ना इसको, जो 1 होगा उसको लेना ही नहीं है। नीचे क्या आएगा, अभिकारक में क्या है, Na+2। आपने Na+2 का तो सांद्रण लिया, पर उसकी घात में कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। इसीलिए रासायनिक समीकरण को ना पहले बनाना जरूरी है, क्योंकि रासायनिक समीकरण से ही आपका n का मान आता है और वहीं से आप लोग QC में घात में क्या रखोगे नहीं रखोगे उसका डिसीजन लेते हो। अगर रासायनिक समीकरण ही गलत हो जाएगा ना तो पूरा सवाल खराब हो जाएगा। ठीक, तो अब बहुत आसान होता है रासायनिक समीकरण, तो मैंने आपको एक लाइन में सॉल्व कराना सिखाया ना अभी। ठीक, चलिए यहाँ से आप डाटा रखते जाइए। तो ये हो गया 1.41 माइनस, ये इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन देखता है तो डरने का नहीं, आराम से बनाना है, ध्यान देना बस। लॉग Al+3 का सांद्रण दिया है क्या सवाल में, हाँ जी दिया है। क्या दिया है, तो भैया ये है 10 की घात ऋण 3, तो यहाँ पे हमें मिला 10 की घात ऋण 3 की घात में 2 डिवाइडेड बाई निकिल का कितना दिया है 0.5, इसकी पावर में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ से 1.41 माइनस, इसको मैं हर बार की तरह 0.6 ले लूँ, क्योंकि भैया 0.59 को मैं एक डिजिट पहले करूँगा तो 0.06 ही तो लूँगा। ठीक है, लॉग
ये हो गया 10 की पावर -6। नीचे ध्यान देखो तो ये जो 0.5 है इसको 1/2 की पावर 3 लिखा जा सकता था। सिंपल सी बात है। ये 1/2 क्या हो गया, अब ये 1/8 हो गया और वो पलटी मार के ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया 1.41 माइनस, ये सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है 0.01 लॉग क्या हो गया 8 × 10 की पावर -6। ये आया आपका ई सेल का वैल्यू। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे हैं ना, तो देखो हम जो भी आंसर लाए वो एक लगभग में आंसर है ना, अप्रॉक्सीमेट में है, एग्जैक्ट नहीं है। आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ और भी मिल सकता है, पर हाँ बहुत माइनर सा फर्क आएगा, पॉइंट डेसिमल उसिमल का कुछ फर्क आएगा, बड़ा फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 0.0591 इतना लंबा ना लेके उसको सीधे 0.06 माना ना। जब कुछ अपने से माना है तो स्वाभाविक सी बात है आंसर भी अप्रॉक्स में आएगा। और सबसे खूबसूरत बात है कि आप भी ऐसे ही बनाना, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं ना, हम मेंटली चीज़ों को एनालाइज कर दे रहे हैं। 0.0591 को 0.06 मानते ही सवाल कितना आसान हो जा रहा है, कैलकुलेशन करना कितना सरल हो जा रहा है। तो आप भी उसी सरलता का उपयोग कीजिए भाई, एकदम डरना नहीं है, और एग्जाम में बना के आइए, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब एक और नया टॉपिक इसी में हम लोग ऐड कर लेते हैं। मैंने अभी इस क्लास की स्टार्टिंग ही थर्मोडायनेमिक के नियम से की थी, गिब्स एनर्जी से। अब मैंने ये कहा था कि जो गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान आता है वो कुछ ऐसा आता है, log ऑफ QC। आया बात सबको समझ में? 2.303 डेल्टा जी नॉट। ये कब के लिए है? ये मानक अवस्था के लिए है, जब आपका ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब 298 केल्विन, दाब 1 बार हो, ये तब के लिए है। और ये किसी भी ताप किसी भी सांद्रण के लिए परिभाषित है। जब हम बच्चों साम्य अवस्था पर आते हैं ना, एट इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था पर, तो साम्य अवस्था की खास बात है कि साम्य अवस्था में ना हमारा जो डेल्टा जी है, नॉट डेल्टा जी नॉट, ये अलग है और ये अलग है, दोनों में फर्क साफ साफ देख रहे हो। इतना हिस्सा इसमें जोड़ रहे हो तब ये आ रहा है। तो साम्य अवस्था के केस में ना जो गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसका मान कितना आता है? 0। और यहीं पर ये जो QC रहता है वो क्या कहलाता है? KC। तो आपने KC को तो खूब पढ़ा होगा क्लास 11th में। इनफैक्ट आप QC पढ़ते ही नहीं थे, क्यों? क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तब उस चैप्टर का नाम ही था रासायनिक साम्य अवस्था, आयनिक साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था पे QC ही किस में बदल जाता है? KC में। इसलिए आप KC पढ़ रहे होते थे। तो अब यहाँ पे रखिएगा डाटा, तो ये हो गया 0 = डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log QC की जगह पे हमने क्या लगा दिया? KC लगा दिया। आसान। एक काम करता हूँ, मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो गया माइनस डेल्टा जी नॉट = 2.303 RT log ऑफ KC। कोई दिक्कत किसी को? या इसी को हम लोग डेल्टा जी नॉट = -2.303, भैया इधर का माइनस उधर भेज दिया और तो कुछ किया नहीं हूँ, log ऑफ KC भी लिख सकता हूँ। यस और नो? तो बिल्कुल यस। और ये फॉर्मूला आप लोग को सीधे सीधे नीट में पूछा जा चुका है ना। ऑप्शन में आपको किसी में प्लस दिया था, किसी में माइनस दिया था, ऐसा घुमा के आपको ऑप्शन दे दिया था। लास्ट क्लास में आपने बच्चे एक और बात पढ़ी थी, ये तो एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। आपने डेल्टा जी नॉट का एक और फॉर्मूला पढ़ा था क्या, जो आज भी हमने यूज किया नॉनेस्ट इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए, कि ये होता है -NF × E नॉट ऑफ सेल। ये दोनों इक्वेशन होते हैं, ठीक। एक काम करता हूँ, ये भी डेल्टा जी नॉट है, ये भी डेल्टा जी नॉट है, तो अब इस डेल्टा जी नॉट की जगह पे ये इक्वेशन बस मैं पुट करने जा रहा हूँ, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं क्या कहूँगा, -NF × E नॉट ऑफ सेल = हमें क्या मिल रहा है? -2.303 RT log ऑफ KC। तो यहाँ से माइनस माइनस तो पहले कैंसिल हो गया। E नॉट सेल का मान कितना आएगा? तो E नॉट सेल का मान आएगा 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ KC। ये एक फाइनल रिजल्ट बना किसके किसके बीच में? E नॉट सेल और रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक या साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC के बीच में, नॉट रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्य स्थिरांक के बीच में। इतने हिस्से को जब आप सॉल्व कर रहे थे ना, पहले भी इतने हिस्से को सबका मान रख के, R का मान 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन और F का मान 96,500, तो आप लोग यहाँ से सीधे सीधे पाते थे कि इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करने से आता था 0.0591।
n तो भैया अलग अलग अभिक्रिया में अलग अलग आएगी। ये फाइनली आपका एक और रिजल्ट बन गया और आपको यही रिजल्ट ज़्यादा याद रखना है, इसको भूल जाना, इसको याद रखना कि ई नॉट सेल और साम्य स्थिरांक में क्या संबंध है, तो भैया ये संबंध है। तो फॉर्मूलों को कैसे यूटिलाइज करके किस में किसको कन्वर्ट किया गया, कितना मजा आता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसी से रिलेटेड मैंने एक और सवाल लिख दिया है, अब इसको बनाना है। ठीक है, देखो सवाल बड़े बड़े और टफ टफ लग रहे होंगे, पर जब हम इसको बना रहे तब आप देख पा रहे हैं कितने आसान और कितने इंटरेस्टिंग है, मतलब मज़ेदार है, सीखने लायक है। ठीक है, आइए सवाल पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि इसी सेल अभिक्रिया Ni से 2 टाइम्स Ag प्लस से Ni+2 से ऐसा 2Ag बन रहा है, उससे बोल रहा है ई नॉट सेल का मान। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इस बार तो हमें एकदम गुड लक के तौर पे ई नॉट सेल का मान तो पहले ही दे दिया। कितना दिया है? 1.05 वोल्ट। तो आपको बोल रहा है साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए, मतलब केसी का मान लाइए। बहुत अच्छा। और आगे बोलता है डेल्टा जी नॉट का भी मान लाइए। 2 सवाल। अच्छा, डेल्टा जी नॉट का मान अगर आपको मिल जाए ना तो आपको अभिक्रिया की प्रकृति भी मिल ही जाएगी कि वो स्वतः प्रक्रम है कि अस्वतः प्रक्रम है। ठीक है, चलिए सॉल्व कैसे करना है। तो हमने तो सॉल्व करने के लिए रिलेशन तो पढ़ ही रखा है। क्या रिलेशन पढ़ा था? अभी अभी देखा था कि ई नॉट सेल जो है, ये पहला सवाल है, मान लो ये दूसरा है, पहले इस पे जा रहा हूँ मैं। वो एक्चुअल में क्या आया था? 0.591 अपॉन n log ऑफ Kc। याद आया कि नहीं आया सबको भाई? तो प्यारे बच्चों, ई नॉट सेल का मान तो आपने 1.05 रख दिया, इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई n का मान तो यहाँ से दिखेगा। मैंने आपको हर बार बोला है, आप किसी एक साइड के कुल धनावेशों की संख्या गिन दीजिए, वही n का मान है। तो इस अभिक्रिया में आप देख पा रहे हैं इसके पास धनावेश 0 है, इसके पास +1 है, ऐसे 2 हैं। तो n का मान भी कितना आ गया? यहाँ से आप सीधे समझ गए कि इस अभिक्रिया के लिए n का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो मैंने नीचे रख दिया 2 log ऑफ Kc। ध्यान से देखना, भी घबराना मत। 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, log ऑफ Kc को ऐसे इधर लिख दे रहा हूँ। ये हो गया 2 × 1.05 डिवाइडेड बाई 0.0591। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करने से आपका आएगा 35.539। ठीक है, तो इतना बड़ा डाटा जब ये आपके पास मिल रहा है, वो log Kc है। आपको क्या चाहिए? आपको केवल Kc का मान चाहिए। तो Kc इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंटी लॉग 35.539 या 54 ही मान लो भाई। ओके, अप्रॉक्स 539 आ रहा है, 5329 जो भी आ रहा होगा, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं 35.53 के आसपास लेके चल रहा हूँ। ठीक, अब ध्यान से समझना, इस 35.53 को एंटी लॉग का मतलब समझ रहे हो? चलो मैं आप लोग को एंटी लॉग भी कितना आसानी से लाया जाता है उसके बारे में सिखा रहा हूँ कि इस 35.53 को 35 + 0.53 लिख ही सकता हूँ। ये सर नो आसान है। कैसे? बिना टेबल के एंटी लॉग सॉल्व करना है। तो एंटी लॉग का मतलब ही होता है 10 की घात में डाल देना। एंटी लॉग का मतलब ही क्या होता है? 10 की घात में डाल देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता था? अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, आपको पता है कि x की पावर m इंटू x की पावर n जो होता था वो x की पावर m + n आया करता था। तो यहीं से हमको उल्टा काम करना है कि x की पावर m + n है, तो उसको x की पावर m इंटू x की पावर n लिखा जा सकता है ना। मतलब इसको 10 की घात 35 इंटू 10 की घात 0.53 लिखा जा सकता है। यस और नो? बिल्कुल लिखा जा सकता है। 10 की घात 35 को चलो अलग कर दो, उधर रख दो। 10 की घात 0.53 को समझना, इसको अगर मैं केवल 0.5 देखूं तो ये 1/2 है। 1/2 है, 10 की घात 1/2 मतलब √10। √10 का मान कितना आएगा भैया? √9 का मान 3 आता है, तो √10 का मान 3 से थोड़ा ज्यादा आएगा। सीधी सी बात है, 3.3 3.4 ऐसे तो कुछ आएगा। तो हम भी वही काम करते हैं ना कि भैया ये 0.53 मतलब 1/2 के आसपास का है, तो √10 से थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लो तो 0.33 0.34 आंसर हो जाएगा। सॉरी 3.33 नॉट 0.33, क्योंकि √9 3 होता है, √10 3 से थोड़ा बड़ा। ठीक है, और √16 4 होता है, तो 3 और 4 के बीच में √10 आने वाला था, मतलब 3.33 या 3.34 मान लो। थोड़ा बढ़ा के लेना क्योंकि यहाँ भी वैल्यू बढ़ी हुई है। ये आपका आ गया Kc का मान, आसपास लगभग आंसर बिना किसी कैलकुलेटर के।
तो कॉन्फिडेंस रखा करो खुद पे, छोटे छोटे ट्रिक्स बनाया करो, उससे सवाल आराम से बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये आपने केसी का मान लाया, अभी आपको डेल्टा जी अलग से लाना है। तो भैया डेल्टा जी का मान अब अलग से लाना है, तो उसके लिए फिर से डेल्टा जी वाला फॉर्मूला, हमने दूसरा के लिए फॉर्मूला तो फिर से पढ़ा है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या पढ़े थे, माइनस एन एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल। कोई बच्चा इस फॉर्मूले से भी बना सकता है, या कोई बच्चा चाहे तो केसी का मान तो आ चुका है 2.303 आर टी लॉग केसी रखेगा तब भी डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। तो आपको जो सहूलियत लगे, मुझे ये ज़्यादा सहूलियत लगता है क्योंकि केसी का मान देख रहे हो कितना बड़ा आया है। तो चलिए ठीक है, डेल्टा जी नॉट का मान कहीं से भी लाइए। एन का मान बच्चों कितना था, 2 था। एफ का मान 96,500 हमेशा आया करता है, और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, 1.05। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 202.65 किलो जूल पर मोल इसका आंसर आएगा। ठीक, तो यहाँ से आपने डेल्टा जी नॉट की वैल्यू भी ला ली, ई नॉट सेल की वैल्यू, सॉरी केसी की भी वैल्यू ला ली। तो ऐसे सवाल रहेंगे, कब क्या फॉर्मूला लगाना रहेगा उसके लिए आप मेंटली क्लियर रहना। तो आज के हमने इस लेक्चर के सीरीज में हमने दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सेक्शन को कवर किया है, और अब नेक्स्ट क्लास से हमारा स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब नॉनस्ट इक्वेशन कंप्लीट होते ही हमने ई नॉट सेल पढ़ ही लिया है, रिड्यूसिंग पावर पढ़ ही लिया है। एक दो छोटे मोटे टॉपिक हो सकते हैं जो छूट भी गए होंगे, आइडिया नहीं होगा या स्मरण में नहीं आया होगा, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। देन हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हम पहला ही पढ़ेंगे फैराडे के नियम। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई इन्फॉर्मेशन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।